Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel Aradhya Krishna Nursing Academy. I hope you all were doing well. और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसकी जो है वो प्रेपरेशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। और उसमें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पिक्चर्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, पिक्चर्स के थ्रू जो आपको चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ जो है वो आपको हर एक चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और इनके जितने भी प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कम्युनिटी के, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो आपको कॉन्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी जो ये क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, और आप वहाँ पर जाके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सबको आप जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसी को ही है जो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को जो है वो लास्ट तक कंप्लीट सुने फॉर गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो आज का क्वेश्चन देखिए, द लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, जो ब्लड कोगुलेशन का जो प्रोसेस है मींस ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, तो जो जब किसी को ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट बनते हैं तभी जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग का उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखिए, फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे इन्होंने ऑप्शन दिया है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक प्रोटीन है। क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इज़ अ प्रोटीन जो लीवर सीक्रेट करता है और वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेगा। और ये जो हमारे पास थ्रोम्बिन है ये एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो हेल्प करता है। तो जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ द फिब्रिन। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ द फिब्रिन। फिब्रिन इज़ द लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो इसको प्रोसेस में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए जब भी किसी को कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो ब्लड रिमूव होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और उसके बाद जो प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के वो होंगे, और वहाँ पर जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर और वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, ये एज ए एंजाइम काम करता है और फिब्रिनजन को जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट करता है विच इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ किडनी एक्सेप्ट। दीज आर द फोर ऑप्शंस। इन फोर में से जो थ्री हैं वो किडनी के फंक्शंस होंगे। ठीक है, और जो नहीं है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड मेंटेनिंग एसिड बैलेंस। ठीक है, तो किडनी जो है फर्स्ट हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास एक हार्मोन होता है जो हमारे पास किडनी सीक्रेट करती है, और ये इराइथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है जिसकी वजह से जो है वो फर्दर आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फर्दर आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो है जैसे मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस है वो भी किडनी करती है। ठीक है, वाटर का बैलेंस मेंटेन करती है। ठीक है, बट ये जो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं हमारे पास दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, जो यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो किडनी नहीं करती है। ठीक है, यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करता है, यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो किस में होगी, यूरिया साइकिल में, एक यूरिया साइकिल होती है। ठीक है, तो यूरिया साइकिल में जो वो यूरिया की फॉर्मेशन होती है और ये साइकिल जो टेक प्लेस कहाँ करता है, लीवर में। कहाँ टेक प्लेस होती है साइकिल, लीवर में। ठीक है, और लीवर जो है वो एक हमारे पास एक एंजाइम है जो एंजाइम को सीक्रेट करते हैं लीवर में। जो बेसिकली जो एंजाइम्स होंगे, ठीक है, लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, किसे कन्वर्ट करेंगे वो एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे पास अमोनिया है। ठीक है,
अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट करता है लीवर इन द यूरिया, ठीक है। और यूरिया में क्या होता है हमारे पास 90% जो है वो क्या होती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो 90% जो है वो नाइट्रोजन होती है यूरिया में। और जब ये यूरिया बन जाएगा, ठीक है, तो वो ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। जो यूरिया हमारे पास बनता है वो किस में आ गया, ब्लड में। किस में आ गया, ब्लड में। और ब्लड जो है वो किडनी के पास होता जाएगा फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो यूरिन की फॉर्म में जो है वो बॉडी से फिर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। मीन्स किडनी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बट किडनी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया जो है वो लीवर के जो एंजाइम्स हैं जो उसकी वजह से होता है, एंड दैट टेक प्लेस अंडर द जो यूरिया साइकिल होती है, ठीक है। तो जो लीवर होता है वो टॉक्सिक अमोनिया को जो है वो बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो टॉक्सिक अमोनिया होता है उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये किडनी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास यूरिया साइकिल है, ये हमारे पास लीवर है, और लीवर के जो कुछ एंजाइम्स हैं, और लीवर जो बेसिकली जो अमोनिया है हमारे पास, इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के काम होता है, ठीक है। अब इस अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो ये पूरा एक साइकिल हमारे पास ऐसे चलेगी, ठीक है। और इसको कन्वर्जन करते हुए फाइनली जो अमोनिया है हमारे पास वो यूरिया में कन्वर्ट होगा, फिर वो ब्लड में आएगा, और किडनी जो है वो उसको यूरिन की फॉर्म में जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझा दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा बॉडी का हमारे पास कोई ऑर्गन है जो हमारे पास जो फैट है उसको जो है वो ब्रेक करता है इन द कोलेस्ट्रॉल, टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्गन्स मेंशन किए गए हैं, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड किडनी, ठीक है। तो बेसिकली जो है हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनता है दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल जो है वो फैट का डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम यहाँ पर ब्रेक की जगह अगर वर्ड, जो ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आया था, बट इसकी जगह अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑब्जॉर्प्शन की अगर बात हम करें, तो वो बेसिकली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और ये कैसे प्रोसेस होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास लीवर है, ठीक है। जो लीवर है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल को सीक्रेट करेगा, और बाइल जो है वो स्टोर हो जाता है हमारे पास गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में जो है वो बाइल स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो स्टोर्ड बाइल है इन द गॉल ब्लैडर, ये रिलीज़ कहाँ पर जाके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये जो बाइल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिलीज़ हुआ, ये जो बाइल है, ठीक है, दिस बाइल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये जो है वो कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है फैट को इन द फैटी एसिड, ठीक है, इन द फैटी एसिड। और वो जब इसने कन्वर्ट कर दिया तो फिर जाके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। जो हेल्दी वन होता है उनको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये साइकिल है, मीन्स एक तरह से जो बाइल ने अपना एक्शन किया फैट को कन्वर्ट करने का, वो फैटी एसिड में वो किया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मीन्स इसलिए बोल रहे हैं कि दिस ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन जो है वो ब्रेक डाउन करता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, वो बाइल ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो ये अभी भी हमने पीछे डिस्कस किया। ऑप्शंस देख लीजिए, आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोजन। सो द राइट आंसर इज़ द यूरिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरिया की जो साइकिल है जो लीवर में होती है, और लीवर का जो काम है वो जो इसको जो एंजाइम्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं जो टॉक्सिक अमोनिया है यूरिया में। बट जो अमोनिया है वो टॉक्सिक अमोनिया कहाँ से आया, ठीक है। वो अमोनिया क्या है, अमोनिया जो है वो हमारे पास प्रोटीन जब ब्रेक होती है, ठीक है, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो कन्वर्ट होता है हमारे पास अमोनिया और अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो टॉक्सिक होगा तो वो अमोनिया के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जो वो उसमें जो है वो यूरिया फर्दर कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन वो सब वेस्ट होता है, तो बॉडी से उसको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स फर्दर यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो
प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, और ये सब प्रोसेस जो है वो लीवर में टेक प्लेस करता है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो लीवर के जो एंजाइम्स जैसे मैंने बताया कि वो कन्वर्ट कर देते हैं उस अमोनिया को, ठीक है, इनटू द यूरिया। और ये बेसिकली लीवर में भी ये जो सब काम हो रहा है, ये जो लीवर के जो सेल्स हैं वहाँ पर हो रहा है, बट कौन किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में जो है वो ये सब काम हो रहा है, ठीक है, ये कन्वर्जन और मेटाबॉलिज्म का प्रोटीन का। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड थ्रू। तो अभी जस्ट हमने किया ये, ठीक है। जो बाइल का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज एंड रिसेप्टर, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो लीवर से होता है, बट जो स्टोर है वो कहाँ पर जाके हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो लीवर जो है वो इसको प्रोड्यूस करते, इसका प्रोडक्शन होता है बाइल का, ठीक है, लीवर से, बट इसको जो है वो फर्दर आगे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और इसका जो काम है वो जाके होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या काम था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो है वो फैट्स को जो है वो ये कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में, ठीक है। आगे चलिए, आई पैडिंग इज अप्लाई टू अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ आई, कॉर्नियल अल्सर, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड आई मूवमेंट, ठीक है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, तो वैसे ही उसकी जो है वो आई मूवमेंट्स तो वैसे ही नहीं होंगी, ठीक है। तो उसका जो है वो हमें जो है वो रिस्क रहता है कॉर्नियल अल्सर्स होने का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हम उसको आई पैडिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मॉडिफिएबल बात हो रही, मॉडिफिएबल मीन्स जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट मीन्स जिसे हम नहीं कर सकते वो हमें बताना है, ठीक है। तो एज, ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक एंड अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल इनटेक जो हाइपरटेंशन लीड करता है, तो हम इसको अगर कम करेंगे तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट इनटेक कम कर देंगे तभी हम अपने हाइपरटेंशन को, उसमें जो है वो रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। ओबेसिटी को अगर कम करने की कोशिश करें तब भी ये कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट एज को जो है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द एज, ठीक है। एक्सेप्ट के लिए पूछा था, तो ये क्या बनता है, एज। एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो विद द पासेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एक्सीडेंट एज अ नर्स व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामिन, ठीक है। तो कोई एक्सीडेंटल केस आपके पास आए, एज अ बिंग नर्स आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबसे पहले आप क्या एग्जामिन करेंगे, पेटेंट एयरवे, हैमरेज, फ्रैक्चर्स, पॉसिबल हेड इंजरी, ठीक है। तो सब चीज़ें ही ज़रूरी हैं, बट सबसे पहले पेशेंट का एयरवे देखना पड़ेगा कि उसका ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर्ली है, वो अच्छे से सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ठीक है। वो उसका जो एयर का जो पैसेज है वो सब अच्छे से है, ठीक है। तो वो चेक करेंगे। अगर वो बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, उसका फ्रैक्चर ठीक करके, ठीक है, या हेड इंजरी, वो सब चीज़ें तो चलेंगी, पहले उसका ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेशन पैटर्न, वो ब्रीदिंग का वो मेंटेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे पेटेंट एयरवे को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं, 0.9% नॉर्मल सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड एंड 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज प्लस 0.45% सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, दैट इज़ 0.45% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ जो है वो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो ये मैंने एक यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक निमोनिक की फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम कहाँ पर किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में यूज़ करेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टोटल फ्लूइड लेवल, फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस हो गया तब यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन है, आइसो मीन सेम सेम कंडीशन रखेंगे बॉडी का, कोई सेल के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं फ्लूइड का, ठीक है। कोई सेल में फ्लूइड नहीं दे रहे हैं, कोई सेल को श्रिंक नहीं कर रहे हैं, वो सेम सिचुएशन को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, बर्न की केस में, ब्लड लॉस की केस में, ठीक है, या एनाफाइलैक्सिस, सेप्सिस, डिहाइड्रेशन की केस में, ठीक है। तो उसको बैड से याद रख सकते हैं, बैड, ठीक है, ये डिग से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का है, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, ओवरलोड ऑफ फ्लूइड और सेरिब्रल एडिमा और ये सब चीज़ों के केस में इसको यूज़ करें, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो इसको सॉक करके जो है वो याद रख सकते हैं। और यहाँ पे के से कीटोसिस था, ठीक है। तो इन ये अच्छा है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको इनके नाम तो याद रहेंगे और ये किस टाइप के सॉल्यूशन होता है ये भी याद रहेगा, और कहाँ पर यूज़ करना है वो भी आपको यहाँ से अच्छे से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच मेथड इज़ यूज टू स्टरलाइज द सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टराइल करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग एंड टेंडलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो हम सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो हम स्टरलाइज टेक्निक्स जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द ऑटोक्लेविंग। ठीक है, और ऑटोक्लेविंग का मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ऑटोक्लेविंग का क्या है हमारे पास, ये स्टीम अंडर प्रेशर हम इसमें यूज़ करते हैं टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगाई, स्पोर्स, ठीक है, वायरसेस, इन सबको किल करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें हम याद रखते हैं। इसका जो टेम्परेचर जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द 121 डिग्री सेल्सियस में टाइम जो टेम्परेचर वो हम यूज़ करेंगे। और कितना टाइम के लिए यूज़ करेंगे? फॉर द मिनिमम 30 मिनट के लिए। ठीक है, और प्रेशर कितना रखते हैं हम? 15 पॉन्ड पर स्क्वेयर इंच। ठीक है, 15 पॉन्ड पर स्क्वेयर इंच। ठीक है, तो PSI करके इसको हम ऐसे रखते हैं, तो ये है। ठीक है, इसका जो रेंज है ये तो नॉर्मल इतना तो हमें रखना ही चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के जो चीज़ें हैं, क्या जो हमारे पास जो चीज़ें हैं जिनको हम स्टेराइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सम टाइम जो है वो इससे ज़्यादा अगर हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा तो हम इसको 132 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। और इसको जो है फिर हम अगर इतना टेम्परेचर पर रखा है तो फिर 4 मिनट के लिए ही जो है वो हम उसको उस पर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हम इसका जो है वो 30 कर देते हैं, 30 पॉन्ड पर स्क्वेयर इंच। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटोक्लेविंग। ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का हमारे पास था, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ये हॉट एयर ओवन और फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, ये सब जो है वो ड्राई हीट में यूज़ होता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा विदाउट मॉइस्चर। यहाँ पर क्या नहीं होता है? मॉइस्चर नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसमें जो था वो स्टीम का था ना मॉइस्चर, यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखेंगे नियर अबाउट 60 मिनट के लिए। ठीक है, 60 मिनट के लिए। तो ये था हमारे पास इसमें पास्चराइजेशन, आपको पता है। ठीक है, तो मिल्क का हम पास्चराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। और एक चीज़ यहाँ पर और है हमारे पास, टेंडलाइजेशन। इसमें क्या होता है टेंडलाइजेशन में? यहाँ पर जो हम 3 कंसेक्यूटिव डेज तक जो है वो हम जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन और डिसकंटिन्यूएशन हीटिंग हम इसको कहते हैं। एंड दिस इज़ यूज टू बी फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज तक हम करेंगे। ये भी एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें भी जो है वो हीटिंग ही हम प्रोवाइड करेंगे किसी चीज़ को, बट टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम रखेंगे फॉर 15 टू 20 मिनट्स और 3 डेज़ के लिए, फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। आज भी करेंगे, कल भी, परसों, ऐसे 3 डेज़ के लिए। ठीक है, तो 3 डेज़ के लिए जब हम इसको करेंगे तो इसको कहते हैं एक तरह का फ्रैक्शनल सेंट्रलाइजेशन हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हीटिंग हम इसमें प्रोवाइड करें। पर्पस क्या है? टू किल द हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स, जिनको मतलब हीट रेजिस्टेंस है जिनमें, उस टाइप के जो है वो एंडोस्पोर्स को टोटली किल करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। 1 डे, 2nd डे, 3rd डे तक किल करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या नहीं होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सडन सीवियर पेन इन आई, a certain falling across the field of vision, light flashes in the visual field, flutters in the field of vision। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ नहीं होगी? दैट इज़ अ सडन सीवियर पेन इन द आई। ठीक है, तो वो पेन फील नहीं होगी, बाकी सब विजन, विजुअल फील्ड में वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ द रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये हमारा जो पिंक कलर से जो ये डिनोट किया गया था, ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिना था। ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व लास्ट में। तो ये जो था यहाँ पर देखिए, ये ब्रेक भी हो गया, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, और डिटैचमेंट भी इसकी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी डिटैचमेंट जो ये जो कोरोइड का जो हमारे पास जो रीज़न था, इससे इसकी डिटैचमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये है रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम्स इन GB सिंड्रोम, गुलेन-बेरे सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है GB सिंड्रोम मीन्स गुलेन-बेरे सिंड्रोम, गुलेन-बेयर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये है हमारे पास गुलेन-बेयर सिंड्रोम में क्या होता है? डीमाइलिनेशन होती है माइलिन शीथ की। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं अ नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम्स, जो इसमें देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट जो नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, हाइपरटोनिया, ए रिफ्लेक्सिया, पैराथीजिया एंड यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, यूरिनरी रिटेंशन आपको पता है, ठीक है, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग और कम्प्लीटली जो ब्लैडर को एम्प्टी करने में जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और पैराथीजिया क्या है, टिंगलिंग और जो प्रिकलिंग सेंसेशन है वो इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ए रिफ्लेक्सिया में हमारे पास क्या है, अब्सेंस ऑफ न्यूरोलॉजिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो अगर हम किसी को नी जर्क जो है देते हैं तो वो भी उसका जो कोई रिएक्शन उसमें शो नहीं करने वाला, ठीक है। एक हमारे पास टर्म बची, दैट इज़ द हाइपरटोनिया, ठीक है। तो हाइपरटोनिया मीन्स टू मच मसल टोन, ठीक है, इतना मसल टोन उसका है मतलब हमें जो देयर इज़ अ स्टिफनेस ऑफ लिम्स देखने को मिलेगा, मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ें जो गुलेनबर्ग सिंड्रोम के पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसमें जो था वो राइट आंसर था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल न्यूरॉन, जहाँ पर पैसेज ऑफ जो मैसेज है अलॉन्ग द एक्सोन वो अच्छे से जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सोन है, यहाँ पर जो वो नेक्स्ट जो नर्व, ये हमारे पास नर्व सेल होता है, ठीक है। तो उसके जो यहाँ पर जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं, तो उनके साथ ये बिल्कुल ऐसे कंबाइन करके फिर आगे मैसेज सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल में जाएगा, बट जब डीमाइलिनेशन होगी, यहाँ पर आप देखिए डीमाइलिनेशन हो चुका है, डिस्टॉर्टेड मैसेज जो है वो आगे जाएगा, प्रॉपर फ्लो में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, जिसकी वजह से पैरास्थीसिया, ए रिफ्लेक्सिया, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सिग्नल मूविंग थ्रू अ हेल्दी नर्व कितने अच्छे से जा रहा है, ठीक है। और जो डैमेज हो चुका है, डैमेज एरिया, वहाँ पर इंटरप्ट हो गया, सिग्नल अच्छे से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलिए, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर बाय द नर्स बाय ऑब्जर्विंग दैट, ठीक है। तो अगर कोई अर्ली साइन है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में पेशेंट जाने वाला है, उसका एक अर्ली साइन जो एक नर्स मॉनिटर करती है, तो वो क्या ऑब्जर्व करके पता करेगी एक पेशेंट में। तो ऑप्शंस है हमारे पास, पल्स रेट, पल्स प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड यूरिन आउटपुट। तो पल्स रेट से जो वो एग्जामिन कर सकती है कि पेशेंट जो वो पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में जा सकता है। Which of the following would most likely be a major nursing diagnosis for a patient with acute pancreatitis, ठीक है। तो क्या चीज़ जो है वो एक मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास बनेगी फॉर द पेशेंट जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जिसको हुआ इन्फेक्शन है पैनक्रियाज का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्पेयर्ड स्वेलोइंग, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये होगा उसका, ठीक है। तो राइट आंसर इज द अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है उसको बॉडी उसकी फेस करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कॉलीसिस्टोग्राफी इज़ परफॉर्म्ड टू, कॉलीसिस्टोग्राफी हम क्यों करते हैं, ऑप्शंस हैं, डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिओडिनम, डायग्नोसिस स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर एंड डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टमक एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो कॉली जो वर्ड आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो गॉल ब्लैडर के लिए है, और यहाँ पर हमें स्टोन की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टोन्स जो है वो अगर गॉल ब्लैडर में डायग्नोज करना है तो हम क्या करते हैं, कॉलीसिस्टोग्राफी, ठीक है। तो कॉलीलिथियासिस कहते हैं स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, और कॉलीसिस्टेक्टमी हम कर देते हैं, रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास जो है वो और आ जाती हैं हमारे पास, कॉलीलिथियासिस, ठीक है, और कॉलीसिस्टेक्टमी, ठीक है। तो कॉलीसिस्टेक्टमी जब हम रिमूव कर देते हैं गॉल ब्लैडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टिलिंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, स्टिलिंग टेस्ट जो है वो हम कब करेंगे, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, साइनोकोबालामाइन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो किसकी डेफिशिएंसी के लिए जो स्टिलिंग टेस्ट है वो हम करते हैं, ये हम करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन जो B12 है वो यहाँ पर कौन सा है, दैट इज़ द साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो साइनोकोबालामाइन की जो डेफिशिएंसी है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम सीलिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें हम विटामिन B12 जो पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफ द रेडियो एक्टिव विटामिन B12 जो हम पेशेंट को देंगे, विद और विदाउट, दो तरीके का, ठीक है। तो विद पिग इंटरेस्टिंग फैक्टर वो भी देंगे और विदाउट पिग इंटरेस्टिंग फैक्टर भी देंगे, ठीक है। और जब वो पेशेंट जो है, जो इंडिविजुअल उसको ले लेगा, ठीक है, तो उसके कुछ एक टाइम के बाद जो है वो हम उनका यूरिन का सैंपल लेंगे और उसमें जो वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर वो बॉडी में कितने अच्छे से ऑब्जर्व हुआ, नहीं हुआ, या उतना ही बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, ठीक है, तो उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कि जैसे नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। इफ़ बोथ फ्री जो विटामिन्स हैं, ठीक है, दोनों ही जो है हमारे पास, विद और विदाउट दोनों ही जो हैं, वो अगर उसकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हुआ, दोनों का प्रेजेंस हमें यूरिन में देखने को मिला, दैट मीन्स देयर इज़ अ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और कोई स्मॉल बाउल रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रॉब्लम उसमें है, ठीक है।
और अगर जो है वो वहाँ पर सिर्फ एक ही विटामिन B12 जो बॉडी से एक्सक्रीट हुआ और एक जो उसमें रह गया, दैट मीन्स देयर इज़ अ समथिंग, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर है, दैट मे बी ड्यू टू द जो कोई गैस्ट्रिक्टमी की वजह से हो सकता है या परनीशियस एनीमिया हो सकता है। और परनीशियस एनीमिया जो है वो हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो टेस्ट हम करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो वो दैट इज़ द विटामिन B12 और उसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होता है, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास परनीशियस एनीमिया भी दिया होता तो वो भी सही होता, तो इसे आप इन्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे जो है वो ओरली भी लेते हैं और इंजेक्टेबल भी कर देते हैं, ठीक है। यूरिन का सैंपल लेंगे, उसमें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन, कौन सी वैक्सीन जो है वो हमें फ्रोजन नहीं करनी चाहिए। ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG एंड मिक्स्ड ट्रिपल वैक्सीन DPT एंड मीजल्स। तो हमें जो नहीं करनी चाहिए दैट इज द ऑप्शन C, मिक्स्ड ट्रिपल वैक्सीन DPT, दैट शुड नॉट बी फ्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ठीक है। तो इनमें से जो है वो कौन सी जो है वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास जैसे लाइव एट्यूनेटेड होते हैं तो वो भी बैक्टीरियल और वायरल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से होता है, और किल्ड हमारे पास होते हैं, टॉक्सॉइड हमारे पास होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, BCG MMR, ओरल पोलियो एंड टाइफाइड ओरल एंड हेपेटाइटिस B एंड कॉलरा, येलो फीवर एंड मीजल्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द हेपेटाइटिस B एंड कॉलरा, ठीक है। जो हेपेटाइटिस B एंड कॉलरा है ये हमारे पास लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, बाकी सभी हैं। और ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है हेपेटाइटिस B, ठीक है। कैसी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है हमारे पास हेपेटाइटिस B, ठीक है। और जो कॉलरा है हमारे पास ये दोनों तरीके से मिलती है, लाइव भी और ये किल्ड भी होती है, ठीक है, दोनों होते हैं। तो ये इसी की ऑप्शन में साथ में आया था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग पोलियोमिलाइटिस, पोलियोमिलाइटिस के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो ट्रू नहीं है, कोई एक वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। फीकल ओरल रूट इज़ द मेन रूट ऑफ स्प्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में जो पोलियो का जो ट्रांसमिशन का जो रूट है दैट इज़ द फीकल ओरल रूट। पैलेटिक पोलियो अकर्स इन लेस देन 1% ऑफ इन्फेक्शन, 1% से कम, 1% तक का जो इन्फेक्शन होता है उससे भी कम जो इन्फेक्शन होता है वो पैलेटिक पोलियो होता है, ठीक है, उस टाइप का होता है। देन ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन्स लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस, ठीक है, तो ये है। देन ब्रेस्ट फीडिंग इंटरफेयर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, फर्स्ट भी हमारे पास सही है, ठीक है। फॉर द पोलियोमाइलिटिस की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये सही है। हमारे पास जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में फीकल ओरल रूट इज़ द मेन रूट फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। देन पैलेटिक पोलियो जो है वो होता है लेस देन 1% ऑफ द केसेस में, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम देते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में वो लाइव एटेन्यूएटेड ही होती हैं, ये भी सही है। क्या सही नहीं था, यहाँ पर पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग पोलियोमाइलिटिस, सो दैट इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग इंटरफियर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करवा सकते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ओरल पोलियो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट की बात मीन्स बाकी सभी नहीं है, एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट है। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज प्राइमली ड्यू टू एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, इनएडिक्वेट इनटेक अगर हम लेते हैं फूड में, दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कम ले रहे हैं, खा भी कम रहे हैं क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी नहीं खा रहे अच्छे से, ठीक है। तो नियरली 80% जो केसेस होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के वो प्री स्कूल चिल्ड्रन में होते हैं और उनको रिकोगनाइज भी नहीं किया जाता, ठीक है। इन प्री स्कूल चिल्ड्रन जो न्यूट्रिशनल मैरेस्मस हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है देन द कवाशिकर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर ये सभी स्टेटमेंट सही हैं अबव 3, तो ये भी ये क्या बोल रही है कि सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन D, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो इसी के साथ जो है वो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, ठीक है।
तो इसी के और भी ऐसे लेक्चर्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को भी आप अच्छे से सुने सो दैट कि आपको जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो। हर एक क्वेश्चन के साथ जो वो आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। ऐसे नहीं है कि अगर 20 क्वेश्चंस है तो आपको 20 क्वेश्चंस के ही बारे में पता चल रहा है, उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसके थ्रू आपके और भी जो है वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से सुनिए। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको आप अच्छे से अटेंड कीजिए। जब भी आप एक 10 जो लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट पूरा अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक आपके पूरे सब्जेक्ट के एक पोर्शन की थोरो कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। तो आप उन सबको अच्छे से अटेंड कीजिए और चैनल के साथ बने रहें। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। थैंक यू।